नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि लो वोटर टर्नआउट से किसको फायदा, किसको नुकसान। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला फेज हो चुका है। पहला फेज 102 सीटों पर हुआ, 21 राज्यों में था और उसमें वोटिंग के बाद सबके चेहरे पर खास करके राजनीतिक पार्टियां चिंता की रेखाएं दिखी और उस पर तरह तरह के विचार आने लगे कि अब की बार 102 सीटों पे वोटिंग कम हुआ, यानी 65.5%, जबकि पिछली बार उन 102 सीटों पे ज्यादा वोटिंग हुई थी। अब सवाल उठने लगा, बल्कि उठ ही रहा है कि ये जो लो वोटर टर्नआउट हुआ, इसका फायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा। और तब से यही विवाद चल रहा है और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे हम ये साझा करें। पहले तो ये कि टर्नआउट का माने क्या, घटना क्या, बढ़ना क्या, फायदा क्या, नुकसान क्या। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि टर्नआउट होता क्या है। देखिए, आम भाषा में वोटर टर्नआउट का मतलब यह है कि लोगों ने, मतदाताओं ने कितना वोट डाला। अब दूसरा सवाल, लो टर्नआउट। लो टर्नआउट का मतलब कम संख्या में वोटिंग हुई। हाई टर्नआउट का मतलब बड़ी संख्या में वोटिंग हुई। अब यहां पे दो तरह की बात होती है। कहते हैं कि यदि हाई टर्नआउट हुआ तो सोचिए कि बदलाव निश्चित है। यदि लो टर्नआउट हुआ तो कहते हैं कि शायद करंट रेजिम कंटिन्यू करेगा, चेंज नहीं होगा। दो शब्द हैं इसके लिए, हाई टर्नआउट चेंज और लो टर्नआउट नो चेंज। लेकिन फिर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सबों ने कहना शुरू किया कि यह मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, यानी घंटी बज चुकी है खतरे की। और कुछ लोगों ने यह कहा कि यह हीट वेव है, इसलिए लोग घर से नहीं निकले। कुछ लोगों ने कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं 1-2 दिन रुक जाता हूं, हम आपसे सारी जानकारी शेयर करेंगे। 1952 से लेके आज तक लोकसभा चुनाव 17 बार हमारे देश में हो चुका है। 17 बार, 1952 से लेके 2019 तक। ये 2024 का लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा का चुनाव है। तो इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि लो टर्नआउट का माने क्या है और हाई टर्नआउट का माने क्या है। अब देखिए, यदि 17 लोकसभा चुनाव का आकलन करें तो आपको कई निष्कर्ष सामने आएंगे और तब आप आकलन करेंगे कि अब की बार जो 102 सीटों पर लो टर्नआउट हुआ है 4%, उसका माने क्या है। अब देखिए,
1952 पहला चुनाव था, उससे पहले तो चुनाव हुआ नहीं था। तो उस समय 44.87% टर्नआउट था और कांग्रेस को मिला था 364 सीट और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब देखिए 1957 दूसरी लोकसभा का चुनाव था, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए उसमें क्या होता है कि टर्नआउट घट जाता है, यानी 52 में है 44.87 यानी 44.87, 1957 में घट के हो जाता है 45.44। अब वोटर टर्नआउट तो कम हो गया, तो फिर तो नेहरू जी को चिंता करनी चाहिए थी। अब पता नहीं नेहरू जी को चिंता हुई कि नहीं हुई। और ऊपर से क्या हुआ, टर्नआउट कम हुआ तो फिर तो सीटें भी घटनी चाहिए, नहीं हुआ ऐसा। अब देखिए 52 में नेहरू जी को मिलता है कांग्रेस पार्टी को 364 और 57 में टर्नआउट घटता है और सीटें बढ़ के हो जाती है 371, यानी इजाफा होता है 7 सीटों का। टर्नआउट घटा, सीटें बढ़ी। ध्यान दीजिएगा, यह 1957 का खेल है। अब आइए 1962 का साल भी आपको बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हैट्रिक बनाया था। लगातार एक प्रधानमंत्री 3 बार वो पहले हैं और उसी रिकॉर्ड को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हैट्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा चुनाव 1962, बड़ा ही वो साल भारत के लिए मनहूस साल है जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और वो पंडित नेहरू के बड़े खास मित्र रहे चाइना, उस चाइना ने। और जब चुनाव होता है तीसरी लोकसभा चुनाव, तो वोट टर्नआउट बढ़ के सीधे 45.44 से बढ़ के 55.52, तकरीबन 10% वोट बढ़ता है। सीधे सीधे यदि आप देखें तो 9.98 यानी 10%। अब देखिए इतना परसेंट तो बढ़ गया। अब आप फिर ध्यान दीजिएगा, 10% टर्नआउट बढ़ेगा, पंडित नेहरू जी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए ना, या धाराशायी हो जानी चाहिए। हुआ क्या, 371 सीट था 1957 में और कांग्रेस का 10% टर्नआउट बढ़ने के बाद घटा कितना, सिर्फ 10 सीट। यानी 1962 में कांग्रेस को मिलता है 361 सीट, यानी नेहरू हैट्रिक बनाते हैं। लगातार 3 सरकार नेहरू के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार। अब आगे देखिए 1967 का चुनाव, नेहरू जी नहीं होते। अब वो चुनाव उनकी पुत्री, डायनेस्टी का मामला है, आप जानते ही होंगे। लाल बहादुर शास्त्री थोड़े दिन के लिए आए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई रशिया में, सोवियत संघ में। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री, नेहरू जी की पुत्री थी। सबसे बड़ा क्लेम वही था उनका, बना दिया गया। और जब 67 का चुनाव होता है तो ध्यान दीजिए, टर्नआउट हो जाता है 61.04, यानी बढ़ोतरी कितना होता है, 5.62, यानी 5.62% टर्नआउट बढ़ जाता है 1967 में। और देखिए उसी साल पहली बार कांग्रेस को धक्का लगता है पूरे देश में। 11 राज्यों में, कई राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार जाती है और ये 10% का वोट शेयर जो टर्नआउट बढ़ता है उसका सीधा असर देखिए। उसके कांग्रेस का 283 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलता है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जबकि पहले आप 62 का देखें तो 361 सीट और वो घट के हो जाता है 283, यानी टर्नआउट बढ़ा, काफी बढ़ा। यानी कितना बढ़ा, 5.62,
लेकिन कांग्रेस की सीटें घटी, यानी कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो विपक्ष का था वो सफल हुआ। अब देखिए 1971 का साल भी भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साल है, जब भारत इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को दो भागों में खंडित कर देती है और एक नए देश का निर्माण होता है, बांग्लादेश। और उसके बाद जब चुनाव होता है तो देखिए परिणाम क्या होता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में टर्नआउट घट जाता है। कितना घटता है वो देखिए, 5.77, तकरीबन 6% टर्नआउट 1971 में घट जाता है। लेकिन सीट काफी बढ़ जाता है, यानी जिस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1967 में कांग्रेस को 283 सीटें मिलती है, उसी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वोटर टर्नआउट घटने के बाद सीटें बढ़ के 352 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, टर्नआउट घटा 1971 के चुनाव में काफी, जबकि काफी बढ़ना चाहिए था। बांग्लादेश पर भारत की अहम भूमिका थी, पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया था। आज भी पाकिस्तान उस घाव को भुला नहीं पाया है, लेकिन लोगों ने वोट कम डाला, यानी कितना 5.77, और कांग्रेस का सीट बढ़ के हो गया 352। माने टर्नआउट से माने नहीं। अब आइए 1977 में तो खैर टर्नआउट था 60.49%, यानी उसमें बढ़ा, यानी 5.22%। तो वाजिब है, जनता पार्टी का वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन था, इमरजेंसी के खिलाफ था, क्योंकि 1975 जिस डिक्टेटरशिप की बात होती है, जिस ऑथोरिटेटिव रूल की बात होती है, और तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश में वो धब्बा इंदिरा जी ने ही लगाया था कि देश में इमरजेंसी लागू किया था, और उसी इमरजेंसी के दौर में विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जनता पार्टी का निर्माण हुआ, चुनाव हुए, और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह परास्त हुई और 154 कहां 352, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की औकात हो गई 154, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह अलग बात है कि वह सरकार 2.5 साल से ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन टर्नआउट का सवाल देखेंगे तो ये जो था बढ़ा 77 में, उसका रेशियो था 5.22 बढ़ा। अब सवाल होता है कि 1980, अब देखिए 1980 में फिर से चुनाव होता है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाती है। पहले मोरारजी बनते हैं, बाद में वो खंडित हो जाती है पार्टी, फिर चरण सिंह बनते हैं। चरण सिंह एक अकेला ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आज तक वो सदन का फेस नहीं कर पाए, यानी लोकसभा में कभी गए नहीं एज ए प्राइम मिनिस्टर। और कांग्रेस ही मोरारजी की सरकार को तोड़ा, और चरण सिंह को भी उन्होंने ही, कांग्रेस पार्टी ने ही, जो इतने लोकतंत्र की परिभाषा देती है, देता रहा है। अब आते हैं 1980, फिर से कांग्रेस की वापसी होती है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और टर्नआउट फिर से घटता है, यानी टर्नआउट होता है 56.92, और कांग्रेस को सीट कितना मिलता है 353 सीटें मिलती है 1980 में टर्नआउट घटने के बाद। और टर्नआउट कितना घटता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 3.57, यानी 1980 में। और उसके बाद, मतलब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि टर्नआउट का माने क्या है, ये समझिएगा। अब देखिए 1984, वो तो सबको पता होगा, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली, वोट मिला 49%, और टर्नआउट भी बढ़ के हो गया था 64.01। अब देखेंगे बढ़ोतरी हुआ था 7.09 का टर्नआउट में। तो वो तो एक्सेप्शनल साल था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन था, तो उसको समझा जा सकता है। वहाँ पर टर्नआउट भी ज़्यादा था, सीटें भी कांग्रेस को मिली थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि
बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, वोट शेयर 50%। ये तीनों जो है उसी समय से आया है। अब आगे बढ़ते हैं 1989, 1989 में फिर से टर्नआउट घट जाता है। अब वो घट जाता है 1989 में कितना, 2.06 टर्नआउट कम हो जाता है। कब, 1989 में। और 1989 भी आपको बताऊं कि वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नेतृत्व करते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। जिस सरकार को लेफ्ट भी सपोर्ट करती है और बीजेपी भी सपोर्ट करती है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेता है, क्योंकि एलके आडवाणी को 90 में समस्तीपुर में आरजेडी और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गिरफ्तार कर लेते हैं और उनकी सरकार गिर जाती है। और उसके बाद बनते हैं चंद्रशेखर, वो भी थोड़े दिन के लिए बनते हैं। तो यानी 89 से लेकर 91 का जो इतिहास है, उसी में मंडल है, उसी में कमंडल है, उसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह है, उसी में आडवाणी जी हैं। और वहीं से बीजेपी का पालमपुर का अधिवेशन, जहां पर बीजेपी राम मंदिर को मुख्य मुद्दे के रूप में अपना एजेंडा बनाती है। और उसी राम मंदिर के मुद्दे के बाद से आप देखेंगे कि बीजेपी की यात्रा 1984 के 2 सीटों से बढ़ते हुए आज की तारीख में 2019 लोकसभा चुनाव में 303 पर पहुंच गई। ये साल है 1989 से लेकर 91 तक। अब 92 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है। लेकिन हम आते हैं 1991 लोकसभा चुनाव पे। अब देखिए 89 में 61.95 टर्नआउट है और 91 में टर्नआउट घट के हो जाता है 56.73। और कांग्रेस फिर से सरकार में वापस आती है। कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलता, 232 सीटें ही मिलती है। आपको याद होगा जैन हवाला केस, जेएमएम केस, सारा करप्शन का था। आरोप यह था कि जेएमएम ने पैसा लेके नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार का बहुत ही कष्टप्रद समय था। राम मंदिर का मुद्दा, बाबरी डेमोलिशन, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। लेकिन नरसिम्हा राव ने जिस तरह से भारत की स्थिति, दशा और दिशा को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, वो आज भी उनकी तारीफ होती है। लेकिन वो तारीफ गांधी परिवार से नहीं होती। बाकी सारा देश उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने ही अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाया। और उसी ट्रैक पर लाने के बाद आगे हम सब देख रहे हैं। अब देखिए, तो यानी 91 में वोट शेयर घटता है कितना, वो मैं आपको बताऊं। 91 में 5.22। लेकिन कांग्रेस चूंकि 89 में सरकार से बाहर हो गई थी, इसलिए उनको फायदा हुआ। अब हम देखते हैं 1996 भी महत्वपूर्ण साल है लोकसभा चुनाव का। नरसिम्हा राव चुनाव हार जाते हैं, यानी कांग्रेस को सिर्फ सीटें मिलती है 96 में 140, यानी सरकार सत्ता से बाहर। और उसके बाद उसी चुनाव में बीजेपी को मिलता है 161 सीट, यानी लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1996 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 13 दिन के लिए, लेकिन संख्या बल नहीं था, इसलिए सरकार नहीं चल पाई, सरकार गिर गई। लेकिन हमें आज भी याद है लोकसभा में अटल जी का भाषण, जिस भाषण को इतने लोगों ने देखा था संपूर्ण देश में। कहते हैं कि क्रिकेट कमेंट्री को जितने लोगों ने देखा होगा, उससे ज़्यादा अटल जी का भाषण देखा। और उसके बाद भाषण देखा और सुना, उसके बाद बीजेपी का स्विंग जो है ऊपर की ओर ही बढ़ता गया। वो 1989 से शुरू होता है। और 1996 में देखेंगे कि टर्नआउट होता है 57.94, यानी उसमें भी थोड़ा बढ़ाव होता है। और बढ़ता कितना है 96 में, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 1.21, जिसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन 1998 में आने के बाद फिर से टर्नआउट बढ़ता है और टर्नआउट हो जाता है 61.97। और इसका फायदा आप देखेंगे बीजेपी 161 से बढ़ के 182 पर पहुंच जाती है। और बढ़ा कितना 98 में, वो भी जानना चाहेंगे आप। 4.03 बढ़ा 98 में, और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी और उनकी सरकार भी बनी फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। और उसके बाद 1999 कारगिल का युद्ध,
आपको याद होगा, और अटल जी का वो डिसिसिव उसमें नेतृत्व, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है 1999 में, और उसमें टर्नआउट फिर से घट जाता है। देखिए, कारगिल वॉर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, हमें भी परेशानी हुई, हमारे युवा फौजी मारे गए सैकड़ों, लेकिन उसका परिणाम देखिए कि चुनाव पर टर्नआउट बढ़ना था जो 71 में हुआ, जो 5-6% घट गया भारत की जीत के बाद, वही 1999 में होता है, और फिर से टर्नआउट घट के हो जाता है 59.99। और मैं आपको बताऊं घट के कितना घटता है, 1.98, यानी 2% घटता है 99 में। लेकिन खास बात यह है कि घटने के बाद भी टर्नआउट घटा, वाजपेयी जी की सरकार थी, कारगिल वॉर हुआ था, लेकिन बीजेपी को उतना ही सीट मिला जितना 1998 में मिला था, यानी 182। यदि लोअर टर्नआउट का हिसाब होता तो बीजेपी की संख्या घट के 182 से नीचे जानी चाहिए थी, क्योंकि 2% का नुकसान था टर्नआउट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए 2004 फिर से टर्नआउट घटता है, 58% हो जाता है घट के 2004 में, यानी फिर से 2% टर्नआउट कम हो जाता है 2004 में। और उसमें आप देखेंगे कि लार्जेस्ट पार्टी बनती है कांग्रेस पार्टी, और वाजपेयी की सरकार हार जाती है चुनाव, यानी बीजेपी। और चूंकि कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलता है और उसी समय यूपीए का गठन होता है, सोनिया जी नहीं बनती है प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनती है 2004 में। टर्नआउट घटा। अब देखिए 2009 मनमोहन सिंह सरकार के लिए की दूसरी लोकसभा चुनाव, यानी कि 2009 का, उसमें टर्नआउट देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, यानी 2004 में है 58% टर्नआउट और 2009 में है 58.19, यानी सिर्फ 0.19 का इजाफा होता है। और सीटों में इजाफा कितना हुआ वो देखिए आप, यानी कांग्रेस को 2004 में 145 सीट मिलता है 543 में से, और 2009 में बढ़ के 206, यानी 206 सीटें, बढ़ा कितना 61। टर्नआउट नहीं बढ़ा, 0.19% है, लेकिन सीट बढ़ गया 61। माने ये कि टर्नआउट का, अब देख लीजिए आप क्या हिसाब किताब है। लोग जो इतना चिंतित हैं कि बीजेपी कम होगा, ये होगा, तरह तरह की बातें हैं। अब हम आते हैं 2014। यहां पर एक बात बताएंगे, 2014 का साल नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में शुभारंभ का साल है। 2014 का साल वो साल है जब लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद कोई पार्टी स्पष्ट जनादेश के साथ लोकसभा चुनाव जीती थी, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद कोई भी सरकार स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकी। उसके बाद यानी नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनती है, स्पष्ट बहुमत के साथ 282 सीट बीजेपी को मिलता है, एनडीए को मिलता है 337 सीट। और टर्नआउट देखेंगे तो वो बढ़ के हो जाता है 66.4%। 66.4%, यानी 2014 का लोकसभा चुनाव 16वीं लोकसभा हाईएस्ट टर्नआउट था सिंस 1952, यानी 1952 से लेकर 2014 तक कभी भी टर्नआउट 66.4% या उससे ऊपर कभी नहीं गया। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना, और कारण यह था कि नरेंद्र मोदी का जो चुनाव कैंपेनिंग था वो अपने आप में अनोखा था। सारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किया गया था। अब पूरे देश में लाखों लाख किलोमीटर उन्होंने यात्रा की और चुनाव प्रचार किया। उसका परिणाम हुआ, जैसा मैंने कहा, कि 30 वर्षों के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। यानी बढ़ा कितना यह भी मैं बताऊंगा आपको। 2014 में 8.21 बढ़ा टर्नआउट।
ये सेकंड हाईएस्ट है। उससे पहले देखेंगे तो 1962 में 9.98 टर्नआउट ज़्यादा हुआ था, हाई टर्नआउट हुआ था। और उसके बाद दूसरा पोजीशन है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के चुनाव में, जब टर्नआउट 8.21 बढ़ा था और उसका सीधा नंबर पर असर पड़ा था और कांग्रेस पहुंच गई ऐतिहासिक स्कोर पे, जो आज तक कांग्रेस को कभी नहीं हुआ था, 44। अब वोटों का फीसदी अब देखेंगे सिर्फ 20% के नीचे, जो अपने आप में वो भी एक रिकॉर्ड है। और यदि आपको बताएं 19.3%। और यहां पर वोट टर्नआउट बढ़ा और सीटें भारी, क्योंकि वो बदलाव था। उसके बाद 2019 का चुनाव आप देखेंगे, 17वीं लोकसभा का टर्नआउट था 67.4, यहां भी बढ़ा। एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, टर्नआउट बढ़ा। कितना बढ़ा वो भी देखिए, 1% का टर्नआउट बढ़ा और सीटें बढ़ी 282 से 303, यानी 21 सीटों का इजाफा हुआ। 1% टर्नआउट बढ़ा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, ये जो है 17 लोकसभा चुनाव हम आपसे मैंने साझा किया कि इसमें अब कुल जो हम कहना क्या चाहते हैं कि हमने जो 17 लोकसभा का आकलन किया, इसका निष्कर्ष ये है कि 10 बार टर्नआउट बढ़ा 17 बार लोकसभा चुनाव में से। उसमें 4 बार निवर्तमान सिटिंग सरकार की हार हुई और 6 बार जो निवर्तमान जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसकी जीत हुई। ध्यान दीजिएगा, 10 बार में 4 बार सिटिंग गवर्नमेंट की हार हुई 10 में से, और 6 बार जीत हुई। कब? जब टर्नआउट बढ़ा। और जब घटा 6 बार, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट थी 4 बार हारी और 2 बार जीती। यानी जब टर्नआउट घटा, 6 बार घटा, उसमें से 4 बार जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो हारी और 2 बार जीती। कहने का मतलब कि टर्नआउट का माने ये नहीं है, वो भी एक फेज के आधार पर 102 सीट के आधार पर, कि टर्नआउट यदि घट गया, ये जो विवरण मैंने आपको सुनाया है, ये यही कहता है कि टर्नआउट सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि सिटिंग गवर्नमेंट हार जाएगी या सीट घट जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए रिपीट कर रहा हूं, 10 बार टर्नआउट बढ़ा, 4 बार सिटिंग सरकार हारी और जीती कितनी बार? 6 बार। बढ़ने पर, घटने पर 6 बार में 4 बार सिटिंग गवर्नमेंट की हार हुई और 2 बार जीत। यानी जीत और हार टर्नआउट से माने नहीं रखता, वो सिर्फ निर्णायक फैक्टर नहीं है, और वो भी 102 सीट। और एक अंतिम उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा गुजरात के विधानसभा चुनाव का, और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं टर्नआउट 2012 का विधानसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गुजरात की एक खासियत है कि 1995 से लेकर आज तक वहां पे सिर्फ भाजपा की सरकार रही है। ना एंटी इनकम्बेंसी होता है और ना ही टर्नआउट का कोई असर होता है। बीच में थोड़े दिन के लिए जो भाजपा से निकल के शंकर सिंह बघेला कांग्रेस के चक्र में फंस के अलग से सरकार बना लिया था, लेकिन वो अल्पकाल के लिए था। कुल मिला के 1995 से लेकर आज तक गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब टर्नआउट देखिए, 2002 से ही नरेंद्र मोदी 12 साल मुख्यमंत्री रहे वहां पर, और 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2012 के चुनाव में टर्नआउट हुआ था गुजरात विधानसभा चुनाव का 72.5%, 72.5%, 72.5% सीटें मिली थी। 113 कुल सीटें गुजरात विधानसभा में
182। ध्यान दीजिएगा, 72.5%। 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होता है गुजरात में, तो घट के हो जाता है टर्नआउट 69.2%, यानी 3% टर्नआउट कम हो जाता है। और सरकार फिर से बनती है भाजपा की। भाजपा को मिलता है 99 सीट आउट ऑफ 182। अब आइए 2022 विधानसभा चुनाव गुजरात, फिर से चुनाव होता है, टर्नआउट और घट जाता है, यानी 63.8%, यानी 63.8%। सीटें कितना मिलती है? रिकॉर्ड 156, यानी 156 आउट ऑफ 182 हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। जबकि टर्नआउट कितना घटा? ऑलमोस्ट 5.4%। और यदि आप 2012 से तुलना करें तो उसमें तो और भी लगभग 10% के आसपास टर्नआउट गुजरात विधानसभा का घटता है, लेकिन सीटें बढ़ के हो जाती है। देखिए 2012 में 113 सीट और 2022 में 182 सीट। टर्नआउट घटता है। लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस आएगी, हुआ क्या? कांग्रेस का आज तक का लोएस्ट स्कोर, जैसे लोकसभा में 44 है 2014 का स्कोर, 2019 का 52 है, वैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आज तक जितना परफॉर्म किया, सिर्फ उसे 17 सीटें मिली, जो एक इतिहास है 2022 लोकसभा विधानसभा चुनाव गुजरात में, जबकि टर्नआउट 10% के आसपास घटा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि टर्नआउट घटने का मतलब विपक्ष को खुश नहीं होना चाहिए और बीजेपी को भी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे एंटी इनकम्बेंसी, एक जमाने में हम कहते थे कि एक बार किसकी सरकार है तो दूसरी बार उसकी सरकार नहीं होगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी डाइल्यूट हो चुकी है भारत के राजनीति में कई राज्यों में, जिसका उदाहरण मैंने आपको गुजरात दिया, जिसका उदाहरण आपको इसी साल मध्य प्रदेश में मिला है, जहां पर लगातार 18 साल से बीजेपी की सरकार है। और अब की बार तो उन्होंने को इतना सीट मिला है जो आज तक भूतो न भविष्यति किसी को मिला ही नहीं था। तो क्या कहेंगे एंटी इनकम्बेंसी और क्या कहेंगे टर्नआउट? इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेरा अनुमान है कि बीजेपी का 370 पार, एनडीए का 400 पार, उस टारगेट को, इस टर्नआउट को लेकर इन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि हम इंतजार करेंगे पूरे चुनाव का, 7 फेज का, कि आखिर में टर्नआउट होता कितना है। और इस लो टर्नआउट, हाई टर्नआउट, ये तो हमारा अनुमान है, और परिणाम जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि लो टर्नआउट, हाई टर्नआउट का असली माने क्या होगा। इंतजार करते हैं 4 जून का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बात और जो मैं कहना भूल जाता हूं, आपसे आखिर में बोलता हूं, क्योंकि आप पर भरोसा है, विश्वास है कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।